थ्योरी ऑफ कॉस्ट, चैप्टर नंबर 4। सबसे पहले मीनिंग क्या है कॉस्ट का, ठीक है ना। कॉस्ट का मीनिंग वो होता है कि कोई भी एक्सपेंडिचर जो कि प्रोड्यूसर खर्चा किया है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी खर्चा किया वो होता है मीनिंग ऑफ कॉस्ट। फिर उसके बाद आता है मनी। टाइप्स ऑफ कॉस्ट क्या क्या टाइप्स है। इफ़ द मनी का इफ़ द रेमुनरेशन ऑफ द फैक्टर्स आर पेड इन द फॉर्म ऑफ मनी आर कॉल्ड मनी कॉस्ट। जो भी रेमुनरेशन, जो भी फीस लगा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, हम लोग उसको मनी में पेमेंट किया तो उसको डायरेक्ट बोला जाएगा मनी कॉस्ट। रियल कॉस्ट क्या है। रियल कॉस्ट का कंसेप्ट अल्फ्रेड मार्शल लाया था। मतलब कि रियल कॉस्ट मतलब होता है कि जो भी सैक्रिफाइसेस एफर्ट्स लगाया गया, टाइम वेटिंग, जो भी चीज़ में जिसमें हुआ है टाइम वेस्ट और भी अलग अलग, उसको रियल कॉस्ट बोला जाता है। ऑल दिस एफर्ट सैक्रिफाइसेस टुगेदर विल बी कॉल्ड रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि ऑल काइंड ऑफ लेबर, वेटिंग, सैक्रिफाइसेस रिक्वायर्ड फॉर सेविंग कैपिटल, ठीक है ना। अब ये ऐसा होता है कि इसमें हम लोग को रियल में खर्च नहीं करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर टाइम लगता है, जैसे कि दूसरा का एफर्ट्स, ये सब भी रियल कॉस्ट है, ठीक है। इकोनॉमिक कॉस्ट देखो, अब ये आता है रियल कॉस्ट, टोटल एक्सपेंसेस, जितना भी एक्सपेंसेस है फर्म प्रोड्यूसर जो भी खर्चा किया उसको बोला जाता है इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट तीन टाइप का होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, नॉर्मल प्रॉफिट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को पहले आता है एक्चुअल पेमेंट मेड बाय फर्म फॉर प्रोड्यूसिंग और हायरिंग रिसोर्सेज आर कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है ना। जो रियल में पेमेंट किया गया उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोला जाता है, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर और रॉ मटेरियल, ठीक है, वेजेस टू लेबरर, ये सब क्या है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होता है जो कि अपने से प्रोड्यूसर खर्चा किया और वो एक्सपेंसेस का खर्चा गिनाया नहीं गया, जनरली लेफ्ट आउट इन द कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ फर्म। जैसे कि रेंट फॉर यूज़ ऑफ ओन लैंड, अपना जो लैंड यूज़ किया उसके लिए रेंट देना। इंटरेस्ट फॉर ऑन हीज ओन कैपिटल, अपना कैपिटल जो दिया उसके ऊपर इंटरेस्ट। तो ये सब क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है, ठीक है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंट बुक्स बट इम्प्लिसिट कॉस्ट आर नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है ना। इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर कॉल्ड अकाउंटिंग कॉस्ट। लास्ट में आता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट वो होता है कि फर्म कितना कितना अपने लिए, मतलब ऐसा कौन सा अमाउंट है जिसके लिए फर्म प्रोड्यूस करते रहेगा, प्रोड्यूसिंग रोकेगा नहीं। तो वही है मिनिमम अमाउंट फॉर विच इज़ रिक्वायर्ड टू कीप एन एंटरप्रेन्योर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस को चलाने के लिए जितना मिनिमम अमाउंट होता है उसको नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट इक्वल्स टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता है, तो वही दो गुड्स का जब अलग अलग गुड्स होता है और हम लोग को एक के लिए सेक्रीफाइस करना होता है और एक को ख़रीदना पड़ता है, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। कहाँ का एप्लीकेशन कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर्स। The factors of any production needs to be paid a price that is at least equal to what they command. Alternative use. If the factor is less than factors opportunity cost, the factor will quit and employed for better paying alternative, ठीक है ना। अलग अलग फैक्टर कॉस्ट के लिए हेल्प करता है, ठीक है। ये तो यहाँ पर डायरेक्ट आते हैं प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो कि प्राइवेट सेक्टर में हम लोग कॉस्ट देते हैं, वो होता है प्राइवेट कॉस्ट, ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज वाइल मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट टेक्स इनटू अकाउंट प्राइवेट कॉस्ट ओनली, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सोशल कॉस्ट। अगर सोशल कॉस्ट ढूंढे, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। प्राइवेट फर्म में प्रोड्यूस हैजार्डियस केमिकल प्रोडक्ट इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में फॉर द डायरेक्टली इनटू रिवर वाटर विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट। एनी एडिशनल इंक्रीमेंट इन द प्रोडक्शन इन वुड क्रिएट अ मार्जिनल इंक्रीमेंट डैमेज टू द सोसाइटी,
ठीक है। इफ़ वी ऐड वैल्यू ऑफ मार्जिनल द प्राइवेट मार्जिनल प्रोड्यूसिंग विल गेट ये। हाँ, तो प्राइवेट कॉस्ट वो होता है जो हम लोग प्राइवेट इंटरप्राइज पे लगाते हैं, प्राइवेट सेक्टर, और सोशल कॉस्ट वो होता है जो कि दूसरा का हेल्प के लिए भी लगाते हैं, ठीक है ना। कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन वो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और फिजिकल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट के लिए बीच में, ठीक है ना। शॉर्ट रन कॉस्ट में दो आता है, पता है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जो फिक्स्ड रहता है हमेशा, वेरिएबल कॉस्ट जो चेंज होते रहता है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट में आउटपुट से कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा फिक्स्ड ही रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट चेंज होते रहेगा आउटपुट के हिसाब से, ठीक है। तो ये सब दिया हुआ है, एक बार रीड कर लेना। टोटल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल कॉस्ट मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। हाँ, तो ये कर्व बनता है टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस है ये होता है, इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस है ये फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि टोटल कॉस्ट में हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट ऐड होता है, ठीक है ना। और वेरिएबल कॉस्ट जीरो से स्टार्ट होता है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, ये सब पता है, ठीक है। तो अलग अलग दिया हुआ है। सबसे पहले ज़रूरी है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वो होता है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, सिंपल सा बात है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अगर हम लोग देखें हमेशा बराबर रहता है, ठीक है ना, हमेशा सेम रहता है। तो क्या होता है, आउटपुट तो इंक्रीज होते रहता है, तो क्या होगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अगर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो कम होते जाएगा, ठीक है ना। तो कम होते जाएगा, इसीलिए जब ज़ीरो होता है तब ये सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना, और धीरे धीरे ये डिक्रीज होते रहता है। इसका क्या होता है, बस ये अकेला है जिसका यू शेप नहीं होता है, इसका कौन सा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कैसा शेप होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। अब यहाँ से सब यू शेप्ड होता है, सब यू शेप्ड। एवीसी कर्व, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना, ये क्या होता है, ये भी यू शेप, ये ज़्यादा यू नहीं है, ये हल्का फ्लैटर वाला यू है। अगर हम लोग ऐसे ही नीचे देखें तो ये आता है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट ऐसा यू ज़्यादा डीप वाला यू है ना। क्यों, क्योंकि पहले में तो फिक्स्ड कॉस्ट इसको हेल्प करता है ऐसे रहने में, ठीक है ना। धीरे धीरे फिक्स्ड कॉस्ट भी लोअर आता है, फिर ये ऐसे बढ़ने लगता है क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी इसको हेल्प करता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा डीप वाला यू है, ठीक है। ये होता है एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट पता ही है, जो एक्स्ट्रा वाला एडिशनल हम लोग यूज़ करते हैं उसको मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो इसका शेप और ज़्यादा डीप वाला यू होता है, ठीक है ना, और ज़्यादा डीप वाला यू होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नीचे तक जाता है, कभी कभी नेगेटिव में भी चल जाता है, इसीलिए ये और डीप वाला यू है, ठीक है। तो अलग अलग डिफरेंसेस दिया हुआ है। हाँ, डिफरेंस बिटवीन MC एंड AC कैन बी एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग, ठीक है ना। MC और AC का डिफरेंस, ठीक है ना। AC का हम लोग देखें एकदम परफेक्टली ये है, और इसका देखें तो ये स्टार्टिंग वाला नीचे डाउन है फिर ऐसे उठ रहा है, ठीक है ना। जहाँ पर ये काट रहा है ये AC का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है ना। तो पहला स्टेज में क्या हो रहा है, अगर हम लोग इसको स्टेज के हिसाब से बांटे तो इन द फर्स्ट स्टेज MC कट्स कर्व इज बिलो। पहला स्टेज में क्या हो रहा है, MC कर्व इसके नीचे है AC का, ठीक है ना, AC है अबव, ठीक है ना। तो ये वाला जो स्टेज है अगर हम लोग देखें तो ये है फर्स्ट स्टेज, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, MC AC से नीचे है, ठीक है ना। सेकेंड स्टेज में व्हेन MC एंड AC गो इंक्रीजिंग, ठीक है ना। तो MC ज़्यादा हो जा रहा है AC से। इन दिस स्टेज MC इज अबव एंड AC इज बिलो, ठीक है ना। चेंजेस इन द AC इज मोर देन MC कट्स द AC व्हेन द AC इज मिनिमम, ठीक है ना। AC जब मिनिमम होता है जिसको हम लोग एबनॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं, ठीक है ना। सेकेंड स्टेज यहाँ से, ठीक है, सेकेंड स्टेज यहाँ पर है। क्वेश्चन अगर आता है कि पहला स्टेज में MC AC का कहाँ पर है, बिलो में है अबव में, तो हमेशा याद रखना है कि बिलो में है, ठीक है ना। सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि MC बहुत स्पीड में बढ़ता है AC से भी, कि वो AC कर्व के भी आगे चल जाता है, अबव हो जाता है AC कर्व का, ठीक है ना। और AC कर्व जहाँ पर लोएस्ट होता है वहाँ पर MC उसको टच करता है, ठीक है। लॉन्ग रन शॉर्ट कर्व, ठीक है ना, कॉस्ट कर्व। लॉन्ग रन में हैज़ फिक्स स्केल ऑफ प्लांट करेस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर प्लांट, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है,
एक फर्म लगातार शॉर्ट रन में प्रोड्यूस करते जाता है, प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है ना। अब उसी हिसाब से एक तो कर्व बन दिया जाता है जो कि वो भी यू शेप्ड ही आता है, उसको बोलते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है ना। In the above diagram, various short-run average which has correspondence various size of plant. LAC can be will be tangent. ये important point है कि LAC हमेशा short run AC कर्व का tangents होता है, ठीक है ना, tangents को मिला के बनता है, ठीक है ना। It shows least possible AC producing a quantity of when a scale of plant is varied, ठीक है ना। इसको प्लान्ड कर्व भी बोला जाता है, हाँ प्लानिंग कर्व भी बोला जाता है, एनवलप कर्व भी बोला जाता है, ठीक है ना। और ये भी यू शेप का होता है। हाँ एलएमसी जो अगर क्वेश्चन आता है कि मार्जिनल कॉस्ट कैसा है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, वो भी यू शेप। क्यों? क्योंकि हम लोग देखे थे कि शॉर्ट रन का एमसी कर्व ऐसा है, तो एलएमसी भी ऐसा ही होगा, लगातार काटते जाएंगे तो वो भी यू ही बनेगा, ठीक है ना, इसीलिए, ठीक है। एलएसी कर्व भी यू शेप होता है और एलएमसी कर्व भी यू शेप, ठीक है ना। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये वाला हम लोग को नहीं पता था। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल वो होता है जो कि हम लोग रिड्यूस करते हैं पर यूनिट, ठीक है ना। धीरे धीरे पर यूनिट कॉस्ट में रिडक्शन होता है जैसे जैसे हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, मतलब जितना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा है उतना पर कॉस्ट में कमी होना, ठीक है ना। ये तो हम लोग को पता है कि जब हम लोग ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो पर प्रोडक्ट में खर्चा कम होता है, ठीक है ना। तो अब ये दो टाइप का होता है, इंटरनल इकोनॉमिक्स और एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। इंटरनल इकोनॉमिक्स सबसे पहला लेबर इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। जब बड़ा लॉन्ग रन बिजनेस होता है, ठीक है ना, बड़ा लार्ज स्केल बिजनेस होता है, तो क्या होता है, अलग अलग स्पेशलाइजेशन का हम लोग अलग अलग लेबर को जॉब दे देते हैं, ठीक है ना। जिसके वजह से क्या होता है, क्वालिटी और स्पीड दोनों स्पीड में बढ़ने लगता है। टेक्निकल इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग बड़ा लार्ज स्केल का बात हो रहा है, ठीक है ना, तो जल्दी बड़ा मशीन्स लगा देते हैं। और अधिकतर ये सब जो मशीन लगाते हैं ये सब क्या होता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का होता है। तो इससे क्या होता है, एक तो बहुत बड़ा मैकेनिकल एडवांटेज होता है और इससे कॉस्ट बहुत कम खर्चा होता है। मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई टैलेंटेड मैनेजर लोग लगा रहता है लॉन्ग रन का बिजनेस में, ठीक है ना, इसीलिए। मार्केटिंग इकोनॉमिक्स, लार्ज स्केल इकोनॉमिक्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेल फिनिश गिव एडवांटेज टू ट्रांसपोर्ट कंसेशन टू द फर्म। ज़्यादा सामान एक बार में खरीदता है तो डिस्काउंट भी मिलता है और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी कम होता है क्योंकि लार्ज आउटपुट सेल्स होता है, ठीक है ना। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स लार्ज फर्म्स विल एबल टू बोरो क्रेडिट इजीली, हाँ आराम से क्रेडिट ले सकता है क्योंकि उन लोग का गुडविल और बहुत ज़्यादा चलता है उन लोग का प्रोडक्ट, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा सप्लाई करता है, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट फेमस अपने आप ही हो जाता है, तो आराम से क्रेडिट भी मिल जाता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी अच्छा होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये लोग का बहुत टेक्नोलॉजी और सब कुछ बेस्ट रहता है, इसीलिए। इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है ना, आराम से ये लोग एंजॉय करता है फ्राइट कंसेशन फ्रॉम रेलवे ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, बहुत सारा डिस्काउंट इन लोग को मिलता है तो ये लोग आराम से इसको एंजॉय करता है। रिस्क बियरिंग, ठीक है ना, जनरली लार्ज फर्म डाइवर्सिफाई द प्रोडक्शन इनटू डिफरेंट गुड्स एंड सेल, देयरफॉर इवन इज अ लॉस वन आइटम ऑफ अ गुड कैन बी कवर्ड बाय प्रॉफिट इन गुड्स, ठीक है ना। इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कि अगर इन लोग का लॉस भी होता है ना तो वो लोग कुछ प्रोडक्ट्स को ज़्यादा देके उससे कवर अप कर लेता है, पता ही नहीं चलता, ठीक है ना। अब इंटरनल डिस इकोनॉमिक्स, अब फ़ायदा तो बहुत है लेकिन नुकसान भी। जैसे इंटरनल डिस इकोनॉमिक्स में पहला मैनेजमेंट डिस इकोनॉमिक्स, सिंपल सा बात है, बड़ा बिजनेस है, ठीक है ना, तो कभी कभी मैनेजर लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है इतना बड़ा बिजनेस को सही से कंट्रोल करने में, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है टेक्निकल, अधिकतर बार जो लोग ये लोग मशीन खरीदता है हमेशा लगातार एक्सचेंज करना पड़ता है क्योंकि कंपटीशन है, जल्दी प्रोडक्शन करना है तो लगातार चेंज करना पड़ता है, उसके पीछे बहुत सारा खर्चा है, ठीक है ना, और कभी कभी वो सब लॉस भी दे सकता है। रिस्क बियरिंग, रिस्क भी ज़्यादा होता है, ठीक है ना, बिकॉज प्रिंसिपल रिस्क ऑफ द फर्म इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन डिमांड, अचानक डिमांड कम हो गया, ठीक है ना, या फिर अचानक कोई नया गुड्स आ गया, सब्सटीट्यूट गुड आ गया तो एक बार में बड़ा रिस्क हो जाता है और इतना सारा मशीन का खर्चा, ये सब भी बहुत ज़्यादा रिस्क है।
मार्केटिंग डिसइकोनॉमिक्स, ठीक है ना। अ लार्ज फर्म इज forced to spend more on bringing, storing raw material and selling of fixed good in डिस्टिंक्ट मार्केट्स, ठीक है ना, दूर दूर भी भेजना पड़ता है, ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता है। फाइनेंशियल डिसइकोनॉमिक्स, ठीक है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन लोगों को लोन मिलता है, ठीक है ना, इसके वजह से बहुत बड़ा बर्डन आ जाता है। इम्पैक्ट क्या होता है इंटरनल इकोनॉमिक्स एंड इंटरनल डिसइकोनॉमिक्स का एलईसी कर्व में। तो अगर हम लोग देखें स्टार्टिंग में ना, ये जब लॉन्ग रन हम लोग कोई प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि एक हम लोग कंपनी खोल ली, ठीक है ना, अब उसमें स्टार्टिंग में अगर हम लोग वो लॉन्ग स्केल बिजनेस है ना, तो क्या होगा, हम लोग को पहले फ़ायदा मिलेगा उसका, ठीक है ना, हर एक फ़ायदा मिलेगा इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, पहले हम लोग को फ़ायदा मिलेगा, तो वही बोल रहा है एक्सपेंशन ऑफ स्केल ऑफ आउटपुट, ठीक है ना, वुड फॉल व्हेन आफ्टर अ सर्टेन टाइम, कुछ टाइम बाद क्या होगा, धीरे धीरे ना हम लोग इंटरनल इकोनॉमिक्स तो बहुत अच्छा से एंजॉय करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद उसका फ़ायदा कम होके इंटरनल डिसइकोनॉमिक्स हम लोग का ये होगा, ठीक है ना। उसके वजह से क्या होगा, पहले तो इकोनॉमिक्स हम लोग बहुत अच्छा से एंजॉय किए, तो कॉस्ट धीरे धीरे पर का कम होते गया, ठीक है ना, लगातार पर यूनिट कॉस्ट तो कम होते गया, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद डिसइकोनॉमिक्स आ गया, जिसके वजह से धीरे धीरे हम लोग का कॉस्ट फिर से अपने आप बढ़ने लगा, ठीक है ना, धीरे धीरे कॉस्ट अपने आप ही बढ़ने लगा। तो इसीलिए एलएसी का व्यू होता है, इकोनॉमिक्स के वजह से हम लोग पहले कॉस्ट कम करते हैं, फिर डिसइकोनॉमिक्स की वजह से वापस अपने आप ही बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया एक एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, ये ऐसा है जिससे हम लोग को बाहर से फ़ायदा मिलता है। हाँ, फर्म एक यूनिट है और ग्रुप ऑफ फर्म को बोलते हैं इंडस्ट्री। अब हम लोग को बाहर से भी बहुत सारा फ़ायदा मिलता है, ठीक है ना, जैसे लोकलाइजेशन, बहुत अच्छा जगह हुआ, हर एक चीज़ आराम से मिल जा रहा है, तो उसका भी लिए फ़ायदा, ठीक है ना, और भी बहुत सारा है, एक बार रीड कर लेना, ठीक है ना। इम्पैक्ट ऑफ, हाँ इसका देख लेते हैं कि इम्पैक्ट क्या होता है एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। पहले तो हम लोग देख लिए इंटरनल का क्या होता है, यू शेप का, एक तरफ से गिरेगा एक तरफ से उठेगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कॉस्ट का, एज अ रिजल्ट ऑफ एलएसी कर्व इन द शिफ्ट डाउनवर्ड्स, ठीक है ना, इकोनॉमीज के वजह से, फ़ायदा के वजह से जो कॉस्ट में हम लोग का होता है वो क्या होता है, हम लोग का डाउनवर्ड में आ जाता है पहले, ठीक है ना, पहले डाउनवर्ड में। अगर मान लेते हैं ये 10 रुपया है, तो इसका इकोनॉमीज़ हम लोग फ़ायदा करते करते हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट 5 रुपया में, ठीक है ना, 5 रुपया में आ गए, ठीक है। तो हम लोग क्या हुआ, इसका फ़ायदा किया, डायरेक्ट कॉस्ट कम हुआ, और ये जो एलएसी कर्व है ना, ये तो यू शेप है इसके वजह से, ठीक है ना, लेकिन क्या होता है ये नीचे आ जाता है एक्सटर्नल के वजह से, ठीक है ना, लेकिन अब इसका डिसइकोनॉमिक्स की वजह से ये वापस ऊपर चल जाता है, ठीक है ना, जैसे 15, ठीक है ना। अगर हम लोग दोनों को एक साथ कंसीडर करें तो ये वापस 10 ही में आके रुकेगा, ठीक है ना, वापस ये 10 में ही आके अपने आप रुकेगा, ठीक है। तो यही होता है, ऐसे इसीलिए ऐसे बनता है एलएसी का, ठीक है ना, रेवेन्यू का कंसेप्ट, ठीक है ना। अब देखो जो भी इनकम मिलता है उसको रेवेन्यू बोलता है। 3 टाइप का रेवेन्यू होता है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है ना। टोटल रेवेन्यू वो होता है जो कि हम लोग सब कुछ ऐड कर देते हैं, प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी, ठीक है ना, जितना क्वांटिटी सोल्ड हुआ, जितना पर का प्राइस है निकल गया। या फिर इसका दूसरा कंसेप्ट भी है जिसमें टी आर इक्वल्स टू समेशन ऑफ एम आर है, ठीक है ना, फुल एम आर को प्लस कर देंगे तो उतना। ए आर क्या होता है, पर एवरेज रेवेन्यू होता है, ठीक है ना, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय जितना क्वांटिटी सेल। मार्जिनल क्या होता है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय चेंज इन क्वांटिटी, या फिर एक आउटपुट पहले वाला माइनस कर देंगे तो वो भी निकल जाए, ठीक है ना। देखो रेवेन्यू का क्या बोला है, रेवेन्यू अलग अलग होता है अलग अलग मार्केट का। देयर आर वन टाइप ऑफ इन परफेक्ट कंपटीशन एंड अदर इन इम्परफेक्ट, ठीक है ना। परफेक्ट का अलग होता है, इम्परफेक्ट का अलग होता है। सिंपल सा बात है, परफेक्ट में क्या होता है, प्राइस हमेशा सेम रहता है, ठीक है ना, तो टोटल रेवेन्यू तो बढ़ेगा, ठीक है ना, लेकिन आउटपुट के हिसाब से टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन ए आर और एम आर हमेशा सेम रहेगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी परफेक्ट कंपटीशन होता है तो एम आर और ए आर इक्वल होता है, और ये लोग क्या होता है, ओ एक्स एक्सिस का पैरेलल होता है, ओ एक्स एक्सिस का पैरेलल होता है, क्योंकि हमेशा सेम है, ठीक है ना, 10 10 10 10 10 10 सब कुछ सेम है, ठीक है ना, ये दोनों सेम है और पैरेलल होता है।
अब लेकिन इम्परफेक्ट मार्केट में होता है तो यहाँ पर क्या होता है, प्राइस अपने आप ही चेंज होते रहता है, ठीक है ना। ठीक है, तो सेलर वांट्स टू इंक्रीज द सेल, ही मस्ट रिड्यूस द प्राइस। अगर वो सेल करना चाहता है तो प्राइस कम करेगा, डिमांड बढ़ेगा, ठीक है ना। अब जब प्राइस कम होता है तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है ना, वो चेंज होते रहता है, ठीक है। तो आउटपुट प्राइस धीरे धीरे कम किया, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है लेकिन कम में, AR भी धीरे धीरे कम हो रहा है और मार्जिनल भी धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर हम लोग देखें तो ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। स्टार्टिंग सेम पॉइंट से होता है, स्टार्टिंग सेम पॉइंट से हुआ लेकिन ख़त्म अलग अलग में हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर नेगेटिव में भी चल जा रहा है, ऐसे ग्राफ में तो नेगेटिव जा रहा है, यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, ठीक है ना। तो यही बोला है, इम्परफेक्ट मार्केट में MR और AR दोनों क्या होता है, स्लोप डाउनवर्ड्स करता है, ठीक है ना। सिंपल सा बात है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। MR कर्व इज बिलो AR कर्व, प्राइस इक्वल टू रेवेन्यू कर्व, ठीक है ना। बोल रहा है हर एक में प्राइस हमेशा इक्वल रहता है, ठीक है ना। प्राइस हमेशा AR के इक्वल रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब तो हो गया, चैप्टर ख़त्म।